अगर हम रोजमर्रा की बात करें तो मार्च के महीने में भारतीय कच्चे तेल की बास्केट 60% महंगी हो गई। हाँ, पूरे 60%। बाप रे, 60%! ये कोई छोटा नंबर नहीं है। बिल्कुल नहीं। लेकिन मजे की बात यह है कि अगर कोई अपनी गाड़ी लेकर सड़क किनारे किसी पेट्रोल पंप पर जाए तो मीटर पर कीमत में 1 रुपए का भी बदलाव नहीं दिखेगा। हाँ, और पहली नजर में तो ये उपभोक्ताओं के लिए एक बहुत बड़ी राहत लगती है। लगती है ना। लेकिन आज के इस डीप डाइव में हमारा मिशन यही समझना है कि जब हम इस मैक्रो इकोनॉमिक डेटा की गहराई में जाते हैं तो ये जो राहत दिख रही है वो दरअसल एक बहुत बड़े इकोनॉमिक टाइम बॉम्ब की तरह टिक टिक कर रही है। एकदम सही कह रहे हैं आप। मेरा मतलब है, मैं इस विरोधाभास को देख रही थी और ये इस वक्त सबसे बड़ी चिंता का विषय है। एक तरफ कच्चे तेल में इतना बड़ा उछाल है और दूसरी तरफ मार्च का हमारा जो हेडलाइन सीपीआई है, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो सिर्फ 3.4% पर आकर रुक गया है। जो कि बहुत ही सेफ नंबर लग रहा है। हाँ, मतलब फरवरी में ये 3.21% था, तो बढ़त बहुत ही मामूली है। पहली नजर में ये 3.4% का आंकड़ा एक तरह की आर्थिक स्थिरता का भ्रम पैदा करता है। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि वेस्ट एशिया में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है उसका हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था पर कोई खास असर हो ही नहीं रहा है ना? लेकिन हमारे सामने जो रिसर्च पेपर्स और ताज़ा रिपोर्ट्स का स्टैक है, वो साफ इशारा कर रहा है कि ये 3.4% का जो सीपीआई है, ये एक बहुत बड़ा इल्यूजन है। हाँ, एक धोखा है। और इसीलिए आज हम ये डिकोड करेंगे कि कैसे हजारों किलोमीटर दूर वेस्ट एशिया का ये तनाव चुपचाप हमारे रोजमर्रा के सामान की लागत को बढ़ा रहा है। क्योंकि हेडलाइन नंबर भले ही सब कुछ सुरक्षित दिखा रहे हों, लेकिन सतह के नीचे जो डेटा पॉइंट्स उभर रहे हैं, वो कहानी कुछ और ही बयां करते हैं। तो अगर ये सीपीआई का नंबर नॉर्मल है तो हमें चिंता क्यों करनी चाहिए? मतलब डेटा के भीतर सबसे पहला वार्निंग साइन कहाँ दिखता है? देखिए, डेटा के भीतर झांकने पर सबसे पहला संकेत हमें फूड इन्फ्लेशन यानी खाद्य महंगाई में दिखता है। अच्छा। हाँ, फूड इन्फ्लेशन अचानक से फरवरी के 3.47% से उछलकर मार्च में 3.87% हो गई है। अरे मतलब ये तो सीधा जंप है। बिल्कुल, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। असली दबाव जो बन रहा है वो WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स में बन रहा है। थोक महंगाई दर। हाँ, अर्थशास्त्रियों का साफ अनुमान है कि मार्च का WPI फरवरी के 2.13% से सीधे छलांग लगाकर 3.08% पर पहुंच सकता है। बाप रे, 2.13 से सीधा 3.08। हाँ, ये एक बहुत बड़ा जंप है। अगर हम इसे समझने के लिए एक स्मार्टफोन की बैटरी के नजरिए से देखें तो स्थिति काफी स्पष्ट हो जाती है। स्मार्टफोन की बैटरी? वो कैसे? मतलब मान लीजिए फोन की स्क्रीन पर बैटरी 50% दिख रही है। ये हमारा वो 3.4% वाला सीपीआई है जो बता रहा है कि सिस्टम अभी स्टेबल है। बाहर से सब ठीक है। हाँ, लेकिन बैकग्राउंड में कुछ बहुत ही हेवी एप्स चल रहे हैं, जैसे कि 60% महंगा हुआ कच्चा तेल और ये तेजी से बढ़ता WPI, जो लगातार प्रोसेसर पर लोड डाल रहे हैं। एकदम सही। ये बैकग्राउंड एप्स सिस्टम पर भारी लोड डाल रहे हैं और बैटरी को तेजी से ड्रेन कर रहे हैं। स्क्रीन पर भले ही सब ठीक दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर एनर्जी खत्म हो रही है। ये एनालॉजी बिल्कुल सटीक है और इस एनालॉजी में जो हैवी बैकग्राउंड ऐप है उसका असर WPI के डेटा में सीधे तौर पर नजर आता है। WPI को हम इकोनॉमी का अर्ली वार्निंग सिस्टम मान सकते हैं। मतलब ये सबसे पहले खतरे की घंटी बजाता है। हाँ, क्योंकि ये फैक्ट्री गेट पर होने वाली लागत को मापता है। जब कच्चे तेल की बास्केट में 60% का स्पाइक आता है तो फैक्ट्रियों के लिए पावर जनरेशन, रॉ मटेरियल मंगाना और फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ रातों रात महंगा हो जाता है। बिल्कुल, और ये लागत सबसे पहले होलसेल मार्केट को हिट करती है। और यही वजह है कि WPI 2.13% से 3.08% की तरफ भाग रहा है। हाँ, ये लागत अभी रिटेल शेल्फ तक, मतलब हमारे और आपके आसपास की दुकानों तक पूरी तरह नहीं पहुंची है, लेकिन पाइपलाइन में आ चुकी है। लेकिन एक सवाल है जो कि बहुत ही स्वाभाविक है। अगर कच्चा तेल 60% महंगा हुआ है तो पेट्रोल पंप पर इसका असर क्यों नहीं दिख रहा? यही तो सबसे दिलचस्प हिस्सा है। इकोनॉमी में इस ट्रांसमिशन को, जो लागत का कंज्यूमर तक पहुंचना है, उसे लैग इफेक्ट कहते हैं। लैग इफेक्ट? हाँ, फैक्ट्री गेट पर जब कीमतें बढ़ती हैं तो उसे कंज्यूमर के हाथ में पहुंचने में कुछ हफ्तों से लेके महीनों तक का समय लगता है।
इसलिए जो 60% का शॉक है वो अभी थोक बाजार में एब्जॉर्ब हो रहा है। अच्छा, मतलब रिटेल बाजार में उसका पूरी तरह से रिफ्लेक्ट होना बाकी है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ डेटा में एक बहुत ही अजीब गैप देखने को मिलता है। रिपोर्ट्स दिखा रही हैं कि कुछ सेक्टर्स में ये ट्रांसमिशन तुरंत हो गया है। हाँ, और कुछ में इसे पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया है। जैसे एविएशन सेक्टर को ही देख लीजिए। मार्च में एयरलाइंस ने नए फ्यूल सरचार्ज लगाए, जिसका नतीजा ये हुआ कि हवाई किरायों में साल दर साल के आधार पर 14.2% की भारी वृद्धि हो गई। 14.2%, ये बहुत बड़ा जंप है ना? और ध्यान देने वाली बात यह है कि ठीक एक महीने पहले फरवरी में इन्हीं किरायों में 7% की गिरावट थी। अरे वाह, मतलब -7 से सीधा +14। हाँ, मतलब एविएशन में कच्चे तेल के शॉक का असर बिल्कुल इंस्टेंट था, तुरंत। ऐसा इसलिए है क्योंकि एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी एटीएफ पूरी तरह से ग्लोबल मार्केट से लिंक्ड है। अच्छा। हाँ, जैसे ही इंटरनेशनल क्रूड के दाम बढ़ते हैं, एयरलाइंस के पास इसे पास ऑन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। उनके मार्जिन्स इतने पतले होते हैं कि वे 60% का इनपुट जंप खुद अब्सॉर्ब कर ही नहीं सकते। लेकिन जब बात डोमेस्टिक फ्यूल की आती है तो पूरा गणित पलट जाता है। पेट्रोल डीजल की कीमतें वहीं की वहीं हैं। हाँ, वो बिल्कुल फ्रीज है। हालांकि दूसरे यूटिलिटी सेक्टर्स में हलचल साफ दिख रही है। घरेलू मोर्चे पर एलपीजी सिलेंडर की कीमत 60 रुपए बढ़ गई, मिट्टी के तेल के दाम ऊपर गए हैं। बिल्कुल। और जो इलेक्ट्रिसिटी, गैस और अन्य फ्यूल की कैटेगरी है, उसकी इन्फ्लेशन रेट फरवरी के 0.14% से शूट करके सीधे 1.65% पर पहुंच गई है। ये जंप काफी चिंताजनक है ना? मतलब गैस और बिजली महंगी हो रही हैं, एयरफेयर 14% बढ़ गए हैं, लेकिन गाड़ियों का पेट्रोल अछूता है। ये जो बफर है, इसके पीछे का मैकेनिज्म आखिर क्या है? ये गणित कैसे काम कर रहा है? इसे हमारी रिपोर्ट्स में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का कुशन यानी OMC's कुशन का नाम दिया गया है। OMC's कुशन। हाँ, सैद्धांतिक रूप से हमारे यहाँ भी फ्यूल प्राइसेस डीरेगुलेटेड है, मतलब मार्केट के हिसाब से तय होने चाहिए। बिल्कुल। लेकिन जब भी ग्लोबल मार्केट में कोई बहुत बड़ा शॉक आता है, जैसे वेस्ट एशिया का ये मौजूदा तनाव, तो ये OMC's एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करती हैं। मतलब वो झटका खुद सह लेती हैं। हाँ, वे ग्लोबल मार्केट से महंगा तेल खरीदती हैं, लेकिन इस बढ़ी हुई लागत को तुरंत पेट्रोल पंप पर पास ऑन नहीं करती। वे इस घाटे को अपनी बैलेंस शीट पर ले लेती हैं। ताकि कंज्यूमर मार्केट में पैनिक ना फैले। हाँ, और जो हेडलाइन महंगाई है वो एकदम से बेकाबू ना हो जाए। एकदम सही। और यही कारण है कि हमें CPI का नंबर 3.4% पे इतना स्टेबल दिख रहा है। तो ये कोई असली स्टेबिलिटी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये स्थिरता कोई नेचुरल मार्केट डायनामिक नहीं है। ये एक आर्टिफिशियली मेंटेन किया गया कुशन है। OMC's अपने पुराने प्रॉफिट्स या रिजर्व्स का इस्तेमाल करके इस महंगे आयात को फाइनेंस कर रही हैं। लेकिन मतलब ये मैकेनिज्म हमेशा के लिए तो सस्टेन नहीं कर सकता ना? बिल्कुल नहीं। बैलेंस शीट पर घाटा उठाने की भी तो एक लिमिट होती है। अगर कच्चे तेल में ये 60% का जंप सिर्फ एक हफ्ते का स्पाइक होता तो शायद ये कुछ न आसानी से काम कर जाता। हाँ, तब तो वे मैनेज कर लेते। लेकिन जियोपॉलिटिकल तनाव जिस तरह खिंच रहा है, ये कोई शॉर्ट टर्म ब्लिप नहीं लग रहा है। और यही इन रिपोर्ट्स की सबसे बड़ी चेतावनी है। जब शॉक लंबे समय तक बना रहता है तो ये कुशन घिसने लगता है। OMC's का अंडर रिकवरी मार्जिन यानी जो घाटा वे प्रति लीटर सह रहे हैं, वो बढ़ता जा रहा है। तो एक पॉइंट तो ऐसा आएगा जब उन्हें हाथ खड़े करने पड़ेंगे। हाँ, अगर क्रूड लंबे समय तक महंगा रहता है तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां उन्हें कीमतें बढ़ानी ही पड़ेंगी या फिर सरकार को सब्सिडी का बोझ उठाना पड़ेगा, जो कि फिस्कल डेफिसिट के लिए एक अलग ही समस्या है। बिल्कुल। तो जब ये क्वेश्चन फटेगा या जब OMC's इस लागत को और अब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगी, तो ये 60% का उछाल सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहने वाला है। वो तो पूरे मार्केट में फैल जाएगा। हाँ, इसका असर इकोनॉमी के हर हिस्से में रिसने लगेगा। इसको समझने के लिए मैं एक कमर्शियल बेकरी का उदाहरण सोच रहा था। बेकरी? अच्छा, बताइए कैसे? मान लीजिए एक बेकरी में इस्तेमाल होने वाले मैदे और रिफाइंड ऑयल की कीमत अचानक बहुत बढ़ जाए, जिसे हम कच्चे तिल से जोड़कर देख सकते हैं। ठीक है। तो शुरुआत में बेकरी का मालिक अपनी रोज की बिकने वाली सादी ब्रेड के दाम नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि वो अपना बेस कस्टमर नहीं खोना चाहता। हाँ, वो अपना मार्जिन कम कर लेगा, यानी अपना खुद का कुशन इस्तेमाल करेगा। एकदम, जो कि एग्जैक्टली OMC's अभी कर रही हैं। बिल्कुल सही। लेकिन वो बेकरी सिर्फ सादी ब्रेड तो नहीं बनाती ना? हाँ, और भी चीजें होती हैं। वहाँ केक, पेस्ट्री और प्रीमियम बिस्किट्स भी बनते हैं, जिनमें वही मैदा और तेल इस्तेमाल होता है।
तो सादी ब्रेड का दाम भले ही ना बढ़े, लेकिन उन प्रीमियम आइटम्स की कीमतें चुपचाप बढ़ा दी जाएंगी। ये तो है। और धीरे धीरे जब मैदे की कीमत कम नहीं होगी तो बेकरी के हर प्रोडक्ट की कीमत में वो लागत रीसनी लगेगी। हमारी इकोनॉमी में भी कच्चे तेल का पर्क्यूलेशन कुछ ऐसा ही है। ये बहुत ही बढ़िया उदाहरण है और इस पर्क्यूलेशन इफेक्ट को रिपोर्ट्स में बहुत गहराई से ट्रैक किया गया है, क्योंकि कच्चा तेल सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का फ्यूल नहीं है। और क्या है? ये पेट्रोकेमिकल्स का बेस है, और पेट्रोकेमिकल्स आज की मॉडर्न इकोनॉमी का सबसे क्रिटिकल रॉ मटेरियल है। मतलब हर चीज में इस्तेमाल होता है। हाँ, डेटा दिखाता है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, पेंट्स और एफएमसीजी यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बनाने वाली कंपनियों पर इनपुट कॉस्ट का भारी दबाव आ चुका है। क्योंकि इन सभी इंडस्ट्रीज का कच्चे तेल से सीधा नाता है। पेंट इंडस्ट्री तो मुझे लगता है पूरी तरह से पेट्रोकेमिकल्स पर ही टिकी है। बिल्कुल। इसके अलावा पैकेजिंग का पूरा सेक्टर प्लास्टिक पर निर्भर है, जो कि क्रूड का ही बाय प्रोडक्ट है। हाँ, ये बात तो हम अक्सर भूल ही जाते हैं। सोचिए ना, घरों में इस्तेमाल होने वाले फ्रिज या वॉशिंग मशीन की आउटर बॉडी, शैम्पू की बोतलें, बिस्कुट के रैपर, इन सब में भारी मात्रा में प्लास्टिक लगता है। तो जब कच्चा तेल 60% महंगा होता है तो ये पूरी पेट्रोकेमिकल चेन महंगी हो जाती है। और कंपनियों के सामने चुनौती ये होती है कि इस बढ़ी हुई पैकेजिंग और इनपुट लागत को कैसे मैनेज किया जाए। हाँ, और शुरुआत में तो वे भी आपके उस बेकरी वाले की तरह अपना मार्जिन कम करके इसे अब्जॉर्ब करती हैं। वे नहीं चाहती कि साबुन या शैम्पू का दाम बढ़ने से मार्केट शेयर गिरे। लेकिन जब इनपुट कॉस्ट हफ्तों और महीनों तक हाई बनी रहती है तो कंपनियों को प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बदलनी ही पड़ती है। बिल्कुल, और इसे हम श्रिंकफ्लेशन के रूप में भी देखते हैं। श्रिंकफ्लेशन? हाँ, मतलब जहां साबुन की टिकिया का दाम तो वही रहता है, लेकिन उसका वजन 100 ग्राम से घटाकर चुपचाप 85 ग्राम कर दिया जाता है। अरे हाँ, ये तो बहुत होता है। पैकेट का साइज वही रहता है पर अंदर सामान कम हो जाता है। और जब ये ट्रिक भी काम नहीं करती तो फिर सीधे दाम बढ़ाए जाते हैं। इसी प्रोसेस को हमारी सोर्स सामग्री में ग्रेजुअल पर्कुलेशन कहा गया है, धीरे धीरे रिसना। हाँ, ये वो खतरनाक फेज है जहां होलसेल मार्केट का दर्द धीरे धीरे रिटेल मार्केट में शिफ्ट होता है। लोग भले ये सोचें कि गाड़ी का पेट्रोल महंगा नहीं हुआ है, लेकिन असल में वे अपने घर के पेंट, टूथपेस्ट और राशन के बिल के जरिए उस 60% महंगे क्रूड की कीमत चुका रहे होते हैं। ये तो एक तरह का इनविजिबल टैक्स हो गया जो धीरे धीरे हमारे कंजम्पशन बास्केट को सिकोड़ देता है। बिल्कुल सही। ये पर्क्यूलेशन बहुत साइलेंट होता है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमी पर इसका असर बहुत गहरा होता है। जब हर चीज की उत्पादन लागत बढ़ती है तो इकोनॉमी में एक ब्रॉड बेस्ड इन्फ्लेशनरी प्रेशर बनता है, जिसे मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये बात हमें सीधा इस डीप डाइव के अगले हिस्से की तरफ ले जाती है, मतलब मैक्रो आउटलुक और पॉलिसी रिस्पॉन्स। जब ये पर्क्यूलेशन इफेक्ट साफ तौर पर डेटा में विजिबल है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का इस पर क्या रुख है? वो क्या कर रहे हैं? हाँ, हमारी स्रोत सामग्री बताती है कि आरबीआई ने अपनी रेपो रेट को 5.25% पर होल्ड करके रखा हुआ है। कोई बदलाव नहीं किया गया है। 5.25% पर रेट्स को होल्ड करना, ये दिखाता है कि सेंट्रल बैंक इस ग्रेजुअल पर्क्यूलेशन को लेकर पूरी तरह अलर्ट है। मतलब वो रेट कट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अगर वे ब्याज दरों को कम करते हैं तो इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा आएगा, वे ज्यादा खर्च करेंगे और ये बढ़ी हुई डिमांड उस सप्लाई साइड इन्फ्लेशन को और भड़का देगी। एकदम सही। इसलिए उन्हें रेट्स को हाई रखना पड़ रहा है ताकि डिमांड थोड़ी शांत रहे और महंगाई काबू से बाहर ना हो जाए। लेकिन इस हायर फॉर लॉन्गर वाली स्ट्रैटेजी का एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट भी तो है। हाँ, बिल्कुल है। अगर ब्याज दरें लंबे समय तक 5.25% पर टिकी रहती हैं तो क्रेडिट लगातार महंगा बना रहेगा। होम लोन, ऑटो लोन और छोटे व्यवसायों के लिए वर्किंग कैपिटल, सब कुछ महंगा रहेगा और ये सीधा हमारी आर्थिक वृद्धि को हिट करता है। और रिपोर्ट्स में जो सबसे चिंताजनक अनुमान है वो जीडीपी ग्रोथ का ही है। वो नंबर क्या है? अर्थशास्त्रियों का प्रेडिक्शन है कि चालू वित्त वर्ष यानी FY26 में जीडीपी ग्रोथ घिरकर 6.9% पर आ सकती है। 6.9%? लेकिन पिछले साल तो ये 7.6% थी। हाँ, तो आप खुद सोचिए, ये एक बहुत ही क्रिटिकल ड्रॉप है। 7.6% से घिरकर 6.9% पर आना, ये बताता है कि इकोनॉमी में जो डिमांड का मोमेंटम था वो धीमा पड़ रहा है। ये तो महंगे क्रेडिट और बढ़ती इनपुट कॉस्ट का डबल इम्पैक्ट हो गया। बिल्कुल। ये तो एक क्लासिक मैक्रो इकोनॉमिक दुविधा है। कैसे? मतलब अगर महंगाई को पूरी तरह से कुचलने की कोशिश की तो ग्रोथ का इंजन धीमा पड़ जाएगा।
और अगर ग्रोथ को पुश करने के लिए क्रेडिट सस्ता किया तो वो 3.4% वाला सीपीआई नंबर सीधा शूट कर जाएगा। एकदम सही कहा आपने। और इस पूरी स्थिति में जो चीज इस दुविधा को और गहरा कर रही है वो है कच्चे तेल का लॉन्ग टर्म फोरकास्ट। अच्छा, आगे के लिए क्या अनुमान है? देखिए, अगर ये 60% का उछाल सिर्फ एक स्पाइक होता जो कुछ महीनों में सेटल हो जाता तो शायद पॉलिसी मेकर्स इसे एक ट्रांजिटरी फेज मानकर, मतलब एक अस्थाई फेज मानकर नजरअंदाज कर देते। लेकिन डेटा कुछ और ही बता रहा है ना। हाँ, जो अनुमान सामने आए हैं उनके मुताबिक वित्त वर्ष 47 यानी FY27 तक कच्चे तेल की कीमतें बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहने वाली हैं। मतलब कोई राहत नहीं है? नहीं, इसके औसतन 85 से $90 प्रति बैरल के आसपास बने रहने की उम्मीद है। बाप रे, 85 से $90 का ये लेवल तो कोई कंफर्ट जोन नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक लॉन्ग टर्म कॉस्ट शॉक है। इसे हम एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट कह सकते हैं। स्ट्रक्चरल शिफ्ट? हाँ, क्योंकि जब कच्चा तेल इतने लंबे समय तक 85 से $90 की रेंज में फंसा रहता है तो OMCs का कुशन पूरी तरह खत्म हो जाता है। वो तो घिस ही जाएगा। हाँ, और पर्कुलेशन इफेक्ट इकोनॉमी के हर सेक्टर में पूरी तरह रिस चुका होता है। फिर कंपनियों के पास लागत को कंज्यूमर्स पर पास ऑन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। और जब ये पास ऑन होता है तो वो 6.9% की जो जीडीपी ग्रोथ का अनुमान है उस पर और भी ज्यादा डाउनवर्ड प्रेशर आ सकता है। बिल्कुल, क्योंकि जब रोजमर्रा का सामान महंगा होता है तो लोग डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग यानी अपने गैर जरूरी खर्चों में कटौती करना शुरू कर देते हैं। हाँ, लोग बजट सिकोड़ने लगते हैं। वे नया फोन या नई गाड़ी लेने का फैसला टाल देते हैं, बाहर खाना कम कर देते हैं। यही वो डिमांड डिस्ट्रक्शन है जो ग्रोथ को नीचे खींचता है। तो इस नजरिए से देखें तो RBI का 5.25% पर होल्ड करना सिर्फ एक रुको और देखो की नीति नहीं है। तो और क्या है? ये एक बहुत ही कैलकुलेटेड डिफेंस मैकेनिज्म है। वे इंतजार कर रहे हैं कि ग्लोबल सप्लाई चेन और जियोपॉलिटिक्स में कुछ स्टेबिलिटी आए, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है उन्हें इन्फ्लेशन और ग्रोथ के बीच इस टाइट रोप पर, मतलब इस तनी हुई रस्सी पर चलना ही होगा। तो इन सारे रिसर्च पेपर्स और डेटा पॉइंट्स को एक साथ रखकर देखने पर जो पूरी तस्वीर उभरती है वो शांत और सुरक्षित दिखने वाले 3.4% सीपीआई नंबर से बिल्कुल अलग है। एकदम अलग है। मार्च के ये आंकड़े किसी राहत की खबर से ज्यादा एक वार्निंग साइन है। हाँ। हेडलाइन इन्फ्लेशन भले ही अभी स्क्रीन पर कंट्रोल में दिखे, लेकिन असली हलचल WPI के 3.08% तक पहुंचने का अनुमान और एविएशन फ्यूल में आए 14.2% के जंप में छिपी है। ये पूरा डेटा स्टैक ये साबित करता है कि मॉडर्न इकोनॉमी में आइसोलेशन नाम की कोई चीज नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती। एनर्जी बाजारों में जो अस्थिरता है वो सप्लाई चेन के जरिए साल भर हमारे घरों तक पहुंचती रहेगी। ये कोई रातों रात होने वाला धमाका नहीं है, बल्कि एक स्लो बर्न है जो धीरे धीरे कंज्यूमर के वॉलेट को हल्का करता रहेगा। हाँ, और यही इस डीप डाइव का सबसे अहम टेक अवे है। जब हम डेटा के सरफेस से नीचे उतरते हैं तो पता चलता है कि ग्लोबल शॉक से बचने के लिए जो कुशन्स या बफर बनाए जाते हैं उनकी भी एक एक्सपायरी डेट होती है। बिल्कुल सही बात है। और जैसे जैसे वो एक्सपायरी डेट नजदीक आती है, इन्फ्लेशन अपने असली रूप में रोजमर्रा के सामानों के जरिए सामने आने लगता है। चाहे वो FMCG प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग हो, घर का पेंट हो या फिर एयरफेयर, हर जगह वो 60% का क्रूड स्पाइक अपनी जगह बना ही लेता है। हाँ, अब इस पूरी चर्चा के अंत में इन सभी आर्थिक मॉडल्स और डेटा पॉइंट्स से परे एक ऐसा सवाल उठता है जो सीधे तौर पर हमारे ग्लोबल सिस्टम की बनावट पर चोट करता है। वो क्या है? हम देखते हैं कि दुनिया के किसी एक हिस्से में जियोपॉलिटिकल तनाव शुरू होता है, सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है और बड़े बड़े मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हिलने लगते हैं। सरकारें और कंपनियां कुछ समय के लिए शॉक एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन जब सिस्टम की क्षमता जवाब दे जाती है तो अंततः सारा बोझ कंज्यूमर के कंधों पर ही आ गिरता है। ये तो कड़वी सच्चाई है। तो सोचने वाली बात यह है कि ग्लोबल इकोनॉमिक आर्किटेक्चर इतना इंटरकनेक्टेड क्यों है? मतलब हजारों किलोमीटर दूर लड़े जा रहे किसी युद्ध की असली कीमत हमेशा एक आम इंसान को ही अपने घर के राशन और टूटे हुए बजट के रूप में क्यों चुकानी पड़ती है? ये एक बहुत गहरा विचार है। हाँ, क्या कोई ऐसा इकोनॉमिक मॉडल मुमकिन भी है जो इस झटके को आम आदमी तक पहुंचने से पूरी तरह रोक सके, या फिर ये स्लो बर्न ही इस सिस्टम की इकलौती हकीकत है? शायद श्रोताओं को इस पर खुद विचार करना चाहिए। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ हम आज के इस डीप ड्राइव को यहीं समाप्त करते हैं। सतह के आंकड़ों से परे जाकर गहराई में चल रहे ट्रेंड्स पर नजर बनाए रखना ही असली समझ है।